समझाने वाले हैं वो है बजट से जुड़ी हुई। बिहार के बजट को आसान भाषा में समझिए, क्योंकि आज बिहार का बजट बिहार विधानसभा में पेश किया गया। दूसरी खबर होगी अमेरिका को क्यों घटाना पड़ा टैरिफ, ये हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से टैरिफ को लेकर के बड़ी बातें कही गई हैं। लोकसभा से क्यों सस्पेंड किए गए 8 सांसद, यह भी आपको समझाएंगे। और चौथी खबर होगी जब अनंत सिंह ने लिया नीतीश कुमार से आशीर्वाद, तो वो भी आपको समझाएंगे। और शुरुआत सबसे पहले बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए 3.47 लाख करोड़ का बिहार का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा है। ये रिपोर्ट फिर खबर तो समझिए। 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया। विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 3,17,000 करोड़ का था। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए हैं। उम्मीदों के मुताबिक बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार को प्राथमिकता में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण और मदद की बात के साथ ही उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की। सीएम ने कहा, बजट 2026-27 में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विकसित बिहार का खाका खींचा है। ये बजट 7 निश्चय पार्ट 3 के संकल्प को पूरा करने में मददगार साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार का बजट आज पेश किया गया। इस बजट की क्या खास बातें रही, जो उम्मीद बिहार के लोगों को बजट से थी, क्या वो सब कुछ पूरा हो पाएगा? ये सारी बातें अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। और आइए अब समझते हैं बिहार के बजट को। देखिए, वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया। 3.47 लाख करोड़ का ये बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। 2025-26 के बजट की अगर हम बात करें तो वो थी 3.17 लाख करोड़ की। अब ये समझना जरूरी है कि किस विभाग का बजट सबसे ज्यादा है, तो जान लीजिए। सबसे ज्यादा बजट शिक्षा और उच्च शिक्षा का है। शिक्षा उच्च शिक्षा का बजट की अगर हम बात करें तो इसमें 68,216.95 करोड़ आवंटित किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ग्रामीण विकास का बजट। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए जो बजट निर्धारित किए हैं, अब उसकी राशि कितनी है वो भी जान लीजिए, जो दूसरे नंबर पर है। तो सरकार ने ग्रामीण विकास का बजट रखा है 23,701.18 करोड़। और तीसरे नंबर पर आता है बिहार में स्वास्थ्य का बजट। स्वास्थ्य के लिए बजट में 21,270.40 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि गृह विभाग या पुलिस और सुरक्षा के लिए बात करें तो 20,132.87 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। ऊर्जा विभाग की बात कर लेते हैं। बजट में इसके लिए 18,737.06 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब बिहार के बजट की कुछ और बड़ी बातों को भी समझिए, जिससे सरकार का विकास पर जोर है, जिसकी वजह से खर्च बढ़ाया गया है। सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन जैसे कामों के लिए 63,455 करोड़ आवंटित किए गए। शिक्षा तो वैसे भी हमेशा से नीतीश सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है।
बजट में स्कूल और कॉलेज शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ सरकार का फोकस स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर भी है। बजट में स्वास्थ्य के लिए 21,270 करोड़, जबकि ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ और बजट में किसानों को बड़ी राहत देने की बात भी शामिल है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए अब किसानों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की गई है और पहले की तरह ही महिलाओं पर भी खास ध्यान रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता या ऋण सरकार देगी, जो योजना पहले से ही लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा सरकार का फोकस है रोजगार बढ़ाने पर। 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार अवसर तैयार किए जाने का लक्ष्य है। बिजली, पानी और सिंचाई में सुधार के लिए हर खेत तक पानी, गंगा जल सप्लाई योजना और बिजली उत्पादन खपत बढ़ाने पर बजट में जोर दिया गया। गरीब, SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए अलग से बजट किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 19,603 करोड़, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 1,648 करोड़ बजट आवंटित किए गए। अब बजट में राज्य का राजकोषीय घाटा 3% से कम होने का अनुमान है, यानी कि वित्तीय स्थिति संतुलित बनी हुई है। बिहार का बजट भाषण की बड़ी बातें क्या रही, अब आप ये समझिए। तो भाषण में बड़ी बात की बात करें तो भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र किया गया। यह कहा गया कि दूसरे राज्यों की तुलना में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 14.9% दर से बिहार का विकास आगे बढ़ेगा। 7 निश्चय 3.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है बिहार। 1.56 करोड़ महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही हाट विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। भाषण में यह भी कहा गया कि उद्योग में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश भी लाया जाए, ऐसा संकल्प लिया गया है। चौथे कृषि रोड मैप में किसानों को बढ़ावा मिलेगा और बजट का आकार कुछ सालों में काफी बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले की ही बात कर ले तो 30,000 करोड़ ज्यादा इस बार का बजट है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर बात बन गई है। लंबे समय से अटकी इंडिया US ट्रेड डील पर जो असमंजस था वो अब खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया और ये सब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत के बाद हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जब NDA की बैठक में शामिल होने पहुंचे, उसी समय से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। NDA की बैठक में भी उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। इस खुशी और नारेबाजी की वजह है अमेरिका से आई टैरिफ कट की गुड न्यूज। हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट की गुड न्यूज शेयर भी की। ट्रंप ने लिखा, मित्रता और सम्मान के आधार पर और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत एक व्यापार समझौता तय किया, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% किया। भारत भी अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि बाद में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 से हुई बातचीत में स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस से तेल खरीदने के कारण लग रहे अतिरिक्त 25% टैरिफ को भी खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर अब 18% हो गया है। इस डील की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आज बात करना अद्भुत रहा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि
कि भारत में बने उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुई डील का असर भी जबरदस्त हुआ। शेयर बाजार हो या सोने चांदी के दाम, सभी में उछाल आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब देखिए, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से टैरिफ घटाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, उससे दोनों देशों के बीच स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है। अब आप खबर तो समझिए, अमेरिका ने भारत पर लगने वाला टैरिफ जो है वो घटा दिया है। पहले जो टैरिफ की बात कही जा रही थी वो 25% थी। 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है और उसका ऐलान खुद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके किया गया था। अतिरिक्त जो 25% टैरिफ लगने वाला लगा था उसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% का टैरिफ भारत पर लगाया गया था। आसान शब्दों में अगर कहें तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त और 25% का टैरिफ बढ़ा दिया था। अब टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ को भी हटा लिया गया है। यानी अब भारत पर 50 की जगह महज 18% ही टैरिफ लगेगा। अब आप खबर तो समझिए, अमेरिका ने टैरिफ क्यों घटाया, यह बड़ा सवाल है, तो इसे समझिए। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ और लगा दिया गया था। भारत पर अमेरिका का दबाव काम नहीं कर रहा था। भारत अमेरिका के संबंध पर टैरिफ के असर का अंदेशा भारत ने यूरोपियन यूनियन से डील कर लिया। भारत और यूरोप ने इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया। अब इस डील से भारत की ताकत बातचीत में बढ़ गई। अमेरिका को पीछे छूट जाने का डर सताने लगा। अमेरिका ने 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। अब आप खबर तो समझिए, टैरिफ अब कम हो गया है तो इससे फायदा क्या मिलने वाला है? तो फायदा होगा कि भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए राहत भरी बात है। भारतीय कंपनियों को अब ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को फायदा मिलेगा। फार्मा सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। ऑटो कंपोनेंट्स और ईवी सेक्टर के शेयर में भी एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार के लिए भी ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये डील और ये बातचीत काफी अहम दोनों देशों के लिए भी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। डोकलाम पर आज एक बार फिर संसद में सियासी संग्राम दिखा। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर अभी भी अड़े दिखे और एक बार फिर से संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ कागज फाड़कर उड़ाए। अव्यवस्था फैलाने के जवाब में चेयर ने 8 कांग्रेस सांसदों का नाम लेकर उन्हें सेशन के लिए बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही की है। सोमवार के दिन जिस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी, मंगलवार यानी दूसरे दिन भी सदन में वही नजारा दिखा। डोकलाम पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये नारावाने जी की किताब है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, पुस्तक प्रकाशित नहीं। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान पीठासीन स्पीकर पर कागज भी उछाले गए। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ कागज फाड़कर उड़ाए। अव्यवस्था फैलाने के जवाब में 8 कांग्रेस सांसदों को उन्हें सेशन के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा
कि सिर्फ राहुल गांधी के चलते ही सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया, एक आदमी की वजह से। ये तो ठीक बात नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन सदन में डोकलाम के मुद्दे पर अड़े रहे, जिस पर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, सदन में लगातार हंगामा हो रहा है और राहुल गांधी के बयान को लेकर के आज भी हंगामा होता हुआ नजर आया। अब आप खबर तो समझिए, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ कागज उछाले। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद को निलंबित कर दिया गया है। पूरे सत्र के लिए ये 8 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, मतलब अब वो संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब आप खबर तो समझिए, किन नियमों के तहत सस्पेंड किए गए हैं ये 8 विपक्षी सांसद। तो रूल 374 के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इन सभी 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। सदन में सांसदों को किन नियमों का पालन करना होता है, अब आप ये समझिए। तो जो भी सांसद सदन में मौजूद होते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरों के भाषण को बाधित नहीं करें। बहस के दौरान कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते हैं। विरोध में दस्तावेजों को आप फाड़ भी नहीं सकते हैं। सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने की भी मनाही है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी के बयान पर संसद में बवाल आखिर क्यों हुआ और हंगामे की वजह से 8 सांसद सस्पेंड हुए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी डोकलाम में चीनी टैंक के घुसने का दावा कर रहे थे। राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे थे वो पब्लिश ही नहीं हुई है। नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पब्लिश नहीं हुई है देश का, और इसी के लिए ये कहा जा रहा है कि हंगामा प्रदर्शन होता हुआ संसद के अंदर दिखा और इस पर आपत्ति सरकार की तरफ से जताई गई। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देश का करीब 42% खनिज देने वाला झारखंड की केंद्रीय बजट में अनदेखी के आरोप लग रहे हैं और इस मुद्दे पर दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन आक्रामक दिखे तो कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिलाती हुई नजर आई। इधर बीजेपी ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि पीएम मोदी के दिल में झारखंड बसता है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या मिले, इस पर बहस और बयानबाजी के बीच दावे और प्रति दावे का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड की केंद्रीय बजट में अनदेखी की गई। न तो झारखंड के बकाये पर कोई बात हुई, न ही खनिज संपदा से भरपूर झारखंड के लिए कोई प्रावधान ही किए गए। सोमवार को उपराजधानी दुमका में जेएमएम की ओर से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि हक और अधिकार को लेकर जारी संघर्ष जारी रहने वाला है। सबसे अधिक खनिज संपदा, जो 42% खनिज संपदा हमारे राज्य से निकलता है, कोई ऐसा राज्य नहीं है। लेकिन आज केंद्र सरकार में बजट पेश होता है, खनिज के नाम पर झारखंड का नाम भी नहीं लिया जाता है। हम अपना अधिकार, हम तो पहले लड़के लेते थे, आप लड़के भी लेंगे और कानून का सहारा लेकर के भी अपना अधिकार लेके यहां के जनमानस को बांटने का काम करेंगे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार की सीधे तौर पर आलोचना वो मुद्दा है जिसकी तपिश आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से गौरव झा के साथ रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।